बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया था। उसका एक हिस्सा हमारा रह गया था, वो एक्सरसाइज था। तो हमने कोशिश की कि उसको भी आपके सामने इलैबोरेट कर दिया जाए ताकि शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज या कोई ऐसी चीज कोई रह ना जाए। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके जो एक्सरसाइज का जो हिस्सा आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो हमारे चैप्टर के एंड पे 9 एक्सरसाइजेज हैं, 9 ब्लैंक्स हैं, 9 ब्लैंक्स मेंशन हैं जिनका हमने आंसर करना है। तो सबसे पहली ब्लैंक है कि ब्लैंक डैश इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। तो उसका आंसर है जो सबसे पहली आती है ब्लैंक हमारे पास, इसका आंसर है इकोलॉजी, या आप यहां पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी लिख सकते हैं। ये इसके आंसर हैं। या तो आप इकोलॉजी भी लिख सकते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आएगा, ये चूंकि डेफिनेशन उठाई है उसने बुक से, ये डेफिनेशन है फ्रेश वाटर बायोलॉजी की। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो हमारे पास दो हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। तीसरी ब्लैंक हमारे पास है कि डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें पता है कि सोशल बायोलॉजी जो होती है वो इन्हीं को डील करती है। हमने डिटेल में इसको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो यहां पे हम लिखेंगे सोशल बायोलॉजी, ये इसका आंसर है। ये जो ब्रांच है ये डील करती है सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग से। चौथा सवाल हमारे पास जो ब्लैंक की सूरत में वो है इन द डैश बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। तो किसकी बॉडी में 99% होते हैं? वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। तो इसका सिंपल आंसर है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और उसके बाद फास्फोरस, कैल्शियम, ये 5 हैं और एक और भी है नाइट्रोजन। ये मिला के, ये सारे मिला के ये 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी के 99% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारी बॉडी का बनाते हैं। तो ये किसकी बात करें? ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ह्यूमन बीइंग का, कि ह्यूमन इसके एग्जांपल में आएगा ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या पूछा गया है? ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट व्हिच इज कॉल्ड। अंडरस्टूड बात है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग किससे मिलकर बनते हैं? सबसे छोटी यूनिट से कहते हैं एटम। इसका आंसर क्या आएगा? एटम। 6th क्वेश्चन हमारे पास आता है वेरियस ऑर्गन इन द प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन द एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन। के ऑर्गन मिलके और बेशुमार ऑर्गन सिस्टम मिलके अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ये भी बुक की स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारे पास आता है जी 7वां। उसमें ये पूछा गया है कि a dash is a group of organism of same species located in the same place at same time। तो हमें पता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसी की ये डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज, सेम जो स्पीशीज होते हैं एक ही टाइम पे एक ही एरिया के ऊपर, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। हमने डिटेल में इसको पॉपुलेशन और कम्युनिटी को पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा? पॉपुलेशन। इसके बाद 8वां जो हमारे पास सवाल है फिल इन द ब्लैंक की सूरत में वो है अ डैश इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन, अ डैश इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, कौन सी चीज ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है? इसके बाद में आने वाला बायोलॉजिकल स्टेप, और वो कौन सा है? हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अब ये इसका आंसर हाइपोथेसिस ही क्यों आया? आपको पता है कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है,
उसके बाद हाइपोथेसिस है, उसके बाद डिडक्शन आती है, देन थ्योरी और फिर लॉ आता है। हर बाद में आने वाला हर पीछे वाले पे डिपेंड करता है। जैसे ऑब्जर्वेशन ऊपर है, उसके बाद हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस किस पे डिपेंड करेगा? ऊपर वाले पे, और ऊपर क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर है हाइपोथेसिस। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास आता है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी, वो है 9th नंबर वाली। A hypothesis is a result of deductive reasoning or it can be the consequence of dash reasoning। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग। बेसिकली ये जो आंसर है, ये दो टाइप्स हैं, इसकी डिडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है और एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो डिडक्टिव रीजनिंग उसमें उसने क्वेश्चन के अंदर ही बयान कर दिया, और जो इंडक्टिव रीजनिंग था उसने छोड़ दिया, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि इसका आंसर। इस तरीके से आपकी जो 9 फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंची। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जहां पे हमने ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। पहली स्टेटमेंट है आपकी बुक से, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फ्रॉम ए फंगस पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो है उसको डिस्कवर किया एडवर्ड जेनर ने। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एडवर्ड जेनर जो था उसका काम क्या था? ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो एडवर्ड जेनर था उसने टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन बताई थी कि वैक्सीनेशन कैसे करनी है, इसलिए ये गलत, ये इसका आंसर गलत है। कि पहली वाली जो हमारी ब्लैंक होगी वो जो ट्रू फॉल्स हो गया वो स्टेटमेंट फॉल्स है, और ट्रू क्या होगी कि जो एडवर्ड जेनर था उसने क्या बताया था? टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। उसने पेनिसिलिन को डिस्कवर नहीं किया था, पेनिसिलिन को एक और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। दूसरी स्टेटमेंट आती है, मेनी डिजीजेस सच एज पोलियो, व्हूपिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स एक्सेट्रा कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये चारों बीमारियां जो हैं ये वायरस की डिजीजेज हैं, तो इसको हम वैक्सीनेशन के जरिए से ठीक करते हैं, एंटीबायोटिक्स के जरिए ठीक नहीं करते। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ काम करते हैं। वो बीमारियां जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं उनको एंटीबायोटिक रोकते हैं, लेकिन जो बीमारियां वायरसेस की वजह से होती हैं उनको एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनको वैक्सीन करके हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। क्यों? कि एंटीबायोटिक को काट के आपने यहां पे क्या लिखना है कि उनको कंट्रोल किया जाता है वैक्सीनेशन से। एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं होती हैं। नंबर 3 क्वेश्चन हमारे पास आता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सपोजर टू स्मॉलपॉक्स वायरस अलाउज द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट काउपॉक्स वायरस। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टेटमेंट क्या है कि एक्सपोजर टू स्मॉलपॉक्स वायरस अलाउज द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट काउपॉक्स। कि स्मॉलपॉक्स वायरस से अगर कोई जिस्म एक्सपोज करता है तो क्या उस जिस्म के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि वो काउपॉक्स का मुकाबला कर सके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस भी बीमारी, जैसे हमने आपको लेक्चर में बताया था कि बचपन में हर बच्चे की बॉडी में एक वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है पोलियो की। तो जब पोलियो की वैक्सीन उसकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो वो जो बच्चा होता है वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पोलियो के खिलाफ अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेता है। मतलब उसकी बॉडी इम्यून हो जाती है सिर्फ और सिर्फ पोलियो। ये नहीं कि उसने पोलियो की वैक्सीन करवाई और बीमारी उसको हम ये कहें कि पोलियो की वैक्सीन की वजह से वो बंदा जो है, ये जो बच्चा है, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी है रेबीज की। तो ये एक अलग बात है। जो भी वैक्सीन होगी, जिस भी बीमारी की, जिस भी डिजीज की वैक्सीन कर रहे हैं, बॉडी हमारी सिर्फ उसी वैक्सीन के खिलाफ इम्यून होगी, किसी और के खिलाफ इम्यून नहीं होगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इसका, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस एंड इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय कंटामिनेटेड सिरिंज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है ये बिल्कुल ट्रू है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 3, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। आपके पास 4 हैं ऑप्शंस, उनमें से आपने एक टिक करना है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है, क्वेश्चन 1 है, which of the following is a correct sequence in the biological method।
कि बायोलॉजिकल मेथड था जो आपने स्टडी किया था, उसके अंदर जो करेक्ट सीक्वेंस आती है वो क्या है। तो पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस होती क्या है। सबसे पहले उसमें आता है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आने चाहिए डिडक्शन, उसके बाद आने चाहिए ऑब्जर्वेशन के बाद आना चाहिए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद आने चाहिए डिडक्शन, डिडक्शन की टाइप्स दो आती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद फिर थ्योरी आती है और फिर आखिर में लॉ आता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो भी ऐसा आंसर जो कि मैंने स्टेटमेंट बोली है इनके मुताबिक होगा, जो सूटेबल होगा मोस्ट उसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ एंड थ्योरी। इसके अंदर आप देखें कि ये बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी है, हाइपोथेसिस भी है, लॉ भी है, थ्योरी, लेकिन इसमें गलती ये है कि एक चीज मिस कर दी, डिडक्शन। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन आना चाहिए था, लिहाजा ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। दूसरा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस ठीक है, डिडक्शन ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ डिडक्शन ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल हमारे पास करेक्ट है। सी और डी देखते हैं कहीं वो भी ठीक ना हो जाए। सी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, सी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पहले हाइपोथेसिस आ गया, तो तरतीब रखनी चाहिए थी, पहले ऑब्जर्वेशन आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लॉ, थ्योरी, ये भी गलत हो गया क्योंकि थ्योरी पहले आना चाहिए, लॉ बाद में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जब किसी भी बंदे को कैंसर होता है तो उसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं? नंबर 1 एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन। बिल्कुल गलत बात उसने कर दी, ऑप्शन ए गलत है। क्यों? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ होते हैं, जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन या तो बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ या फिर वायरल डिजीज के खिलाफ होती है, लेकिन कैंसर इन दोनों में नहीं आता, ना वायरल ना बैक्टीरियल। नंबर बी ऑप्शन, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अब ये जो रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये दोनों इलाज हैं। हमने पढ़ा था कि कीमोथेरेपी का मतलब है कि केमिकल का इस्तेमाल करके, और ये दो टेक्निक्स थी जो कि कैंसर, जिन पेशेंट्स में कैंसर होता है उनका इलाज करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो गया। सी को देखते हैं कहीं वो ना ठीक हो जाए। कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। कीमोथेरेपी तो ठीक है लेकिन एंटीबायोटिक गलत है क्योंकि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो जो कैंसर है वो ना बैक्टीरिया है ना वायरस, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरल नहीं है? काउपॉक्स वायरल डिजीज है, मम्स वो भी वायरल डिजीज है, टेटनस जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है। स्मॉल पॉक्स डी ऑप्शन वो भी वायरल डिजीज है। तो कौन सी बीमारी है इनमें से? जो तीसरे का आंसर हो गया सी, जो टेटनस है वो वायरल डिजीज नहीं है, बल्कि वो कौन सी डिजीज है? वो डिजीज है बैक्टीरियल। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। अच्छा, सवाल का मतलब ये है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपने टिक करना है जो कि क्लोनिंग के साथ मैच नहीं करता। तो हम नंबर 1 देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट, के जाइगोट निकाला जाता है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से, बिल्कुल ऐसा ही है। बाय अनदर न्यूक्लियस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म की जो बात करती है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हो सकता है, कहीं देखते हैं कोई और भी ठीक ना हो। नंबर बी, सेपरेशन ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रियो टू फॉर्म मोर एम्ब्रियोज, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा काम क्लोनिंग में होता है, लिहाजा ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये मैच कर रहा है। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने आंसर वो चूज करना है जो क्लोनिंग के साथ मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, द इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग हैव सिमिलर जेनेटिक मेकअप, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो क्लोनिंग के साथ मैच करती है, लिहाजा हमने वो आंसर उठाना है जो क्लोनिंग के साथ मैच नहीं करता। तो बी और सी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकते। क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर डी, रिमूवल ऑफ पीस ऑफ डीएनए और जीन फ्रॉम द सेल एंड इनकॉर्पोरेटिंग अनदर जीन ऑफ पीस ऑफ डीएनए, कि एक आप जीन को निकालते हैं या डीएनए को निकालते हैं उसकी जगह दूसरे जीन या डीएनए को डालते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इसके आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए को जरा तफसील से सुन ले, गलत क्यों है, ये मैच क्यों नहीं करता। हमने ये कहा था कि हमने कहा था कि इसके ये न्यूक्लियस है तो ये कोई और ऑर्गेनिज्म है,
इसका न्यूक्लियस यहां से निकालेंगे और किस में डाल देंगे, इस वाली जगह पे हम ये न्यूक्लियस डाल देंगे। तो इसका न्यूक्लियस, इस सेल का न्यूक्लियस, अनदर सेल उसका न्यूक्लियस निकाल के हमने इसमें डाला, ये था कॉलोनी का। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, यहां पे ये कहा गया है कि उसी का न्यूक्लियस निकाल के उसी में डालना है, तो ये बात गलत है। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बेस्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 4 का। इसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि हाइपोथेसिस को डिफाइन करें। तो हाइपोथेसिस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन बायोलॉजिकल जो मेथड है उसके अंदर मेंशन है कि जो हाइपोथेसिस होता है वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब आर्जी तौर पे टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनता है, और उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है जो बायोलॉजिकल जो मेथड्स है उसके अंदर, तो उसका आंसर वहां मौजूद है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हाउ डज लॉ एंड थ्योरी डिफर। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने इसको ऐसे लिखना है थ्योरी, इसके बाद आपने लाइन ड्रॉ करने के बाद लिखना है लॉ। अब आपने क्या करना है, थ्योरी का नंबर ए पॉइंट लिखना है, इसमें आपने लिखनी है थ्योरी की डेफिनेशन, ये भी इसी टॉपिक के अंदर है, बायोलॉजिकल स्टेप्स के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद आपने लिखनी है यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन, ये भी उसी टॉपिक के अंदर मेंशन है, हमने डिटेल में स्टडी किया था। इसके बाद इसकी आपने एग्जांपल, कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एग्जांपल लिखने के बाद सवाल को छोड़ देते हैं, तो आपने क्या करना है, इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। तो आप लिखेंगे एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये है एग्जांपल थ्योरी की, ये आपने लाजमी लिखनी है, शायद आपकी बुक में मेंशन नहीं है। लॉ की एग्जांपल वहां पे लिखे हुए दो लॉ, हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनहेरिटेंस, वो यहाँ पे दोनों, इनमें से एक भी आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से वो बुक में मेंशन है टॉपिक के अंदर, इस तरीके से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया, थ्योरी किसे कहते हैं और लॉ किसे कहते हैं। ये बात याद रहे कि आपने डेफिनेशन दोनों की लिखनी है, उसके बाद एग्जांपल भी दोनों की लिखनी है। एग्जांपल थ्योरी की क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें आप मूव करते हैं जनरल से स्पेसिफिक केस की तरफ। आपके बुक में मेंशन है, ये तीनों सवाल एक ही टॉपिक के अंदर से हैं। अच्छा, इसको जरा मैं बयान कर देता हूं, जरा आपका रिवाइज हो जाएगा वो कांसेप्ट। जनरल, इसमें आप मूव करते हैं जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की तरफ। आपके बुक में एग्जांपल है कि ऑल बर्ड्स हैविंग विंग्स, तमाम परिंदों के पर होते हैं, ये बात आ गई आपकी जनरल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो अब इसके अंदर से आपने मूव करना है स्पेसिफिक की जाने। स्पेसिफिक कैसे आप जाएंगे, आप कहेंगे स्पैरोज और आल्सो बर्ड्स, जो चिड़ियां होती हैं वो भी बर्ड्स हैं, लिहाजा चिड़ियों के भी क्या होते हैं, स्पैरोज हैविंग विंग्स, लिहाजा स्पैरोज के भी क्या होते हैं, पर होते हैं। तो आपने कैसे मूव किया, आपने कहा कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, ये एक जनरल बात थी। इसके अंदर से आपने मूव किया, करते करते आप एक खास बात की तरफ आ गए कि चिड़ियां भी परिंदा होती हैं, परिंदे की कैटेगरी में आती हैं, लिहाजा उनके भी क्या होने चाहिए, विंग्स। तो आपने ऑल बर्ड्स से बात शुरू की, तमाम परिंदों से, और आप फिर उनमें से एक स्पेसिफिक की तरफ आ गए, और वो स्पेसिफिक क्या था, स्पैरो। इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये भी हो गया। इसके बाद आता है डिफाइन वैक्सीनेशन। डिफाइन वैक्सीनेशन, ये जब हम ड्रग ट्रीटमेंट से जो टॉपिक था हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स का, उसके अंदर हमने वैक्सीनेशन की डेफिनेशन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मेंशन की थी कि वैक्सीनेशन से क्या मुराद है। मैं जरा कांसेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। वैक्सीनेशन कहते हैं कि आपने पुअर या तो वीक जर्म्स या किल, दो आपकी पॉसिबिलिटीज, या तो मरे हुए जरासीम होने चाहिए या निहायत ही कमजोर जरासीम होने चाहिए, वो आपने डालने हैं, इंजेक्ट करने हैं किसी भी बॉडी के अंदर। जब आप वो ऑर्गेनिज्म उस बॉडी के अंदर डालेंगे तो उस बॉडी के अंदर उन जरासीम के खिलाफ एक आर्मी पैदा हो जाएगी, एक कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाएगी। तो फ्यूचर में जब कभी भी वही जरासीम अपनी बड़ी शक्ल में आएंगे, हैवी
आप समझ लें कि बड़ी पावर लेकर आएंगे तो पहले से आपकी बॉडी के अंदर एक आर्मी तैयार होगी उस आने वाले जरासीम के खिलाफ। तो इस तरीके से आप बीमार नहीं होंगे, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। इसे कहते हैं वैक्सीनेशन। ये पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। जब उसने शॉर्ट नोट क्या दिया तो इसमें आपने क्या क्या लिखना है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप क्लोनिंग का लिखेंगे कि क्लोन किसे कहते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या आप 3-4 उसके जो हमने अहमियत थी उसके पॉइंट्स थे। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि इसमें इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है। और उसके बाद आप लिखेंगे इसके मेथड के, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ सिर्फ। सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ डिफाइन क्लोन। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोन की डेफिनेशन। उसके बाद आप लिखेंगे इसके टाइप्स के नाम कौन से हैं। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि 2 टाइप्स है, आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लोनिंग। इसके बाद आप लिखेंगे इसके प्रोसीजर। तो इसके प्रोसीजर 2 हैं। अच्छा, अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो फिर आपने सिर्फ यहीं तक लिखना है, डिफाइन क्लोन और उसकी नाम उसके टाइप्स के। अगर 4 नंबर का सवाल है फिर आपने इसकी प्रोसीजर भी लिखना है। उसमें 2 प्रोसीजर है, वो मैंने आपको बताए थे कि एक में था कि आप अल्टरनेशन ऑफ जाइगोट करते थे और दूसरा था कि आप एम्ब्रियो को डिवाइड करते थे। तो उसके बाद आपकी सिग्निफिकेंस आ जाएगी। इस तरह से ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने ये पॉइंट लिखना है और टाइप्स के नाम लिखने हैं। तो ये सवाल में हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपने लिखना क्या है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने पहले स्टडी कर ली, माइक्रोबायोलॉजी ये भी हमने डिफाइन पढ़ ली, मैरीन बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से स्टडी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ब्रीफली फाइलेटिक लीनिएज इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपने फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन लिखनी है, परसेंटेज लिखनी है, और ये भी हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था। हम जो हमने फाइलेटिक लीनिएज का पूरा लेक्चर इस पे हमने दिया था डिटेल से। इसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ड इन टाइम। ये भी आपने वहां पे लिविंग वर्ड इन स्पेस अलग से आपको पढ़ाया गया, लिविंग वर्ड इन टाइम आपको अलग से पढ़ाया गया। इसके बाद है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में नोट लिखें। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स लिखनी है आपने, बात खत्म हो जाएगी। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड फॉर द सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने बायोलॉजिकल मेथड सारे लिखने हैं। कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर आपका डिडक्शन, उसकी 2 टाइप्स आती हैं, फिर आपके थ्योरी आती है, और फिर आखिर में आपका क्या आता है, लॉ आता है। ये आपने लिखना है तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये जो सवाल है कि इंसानियत की फलाह व बहबूद में बायोलॉजी का किरदार लिखें, तो ये सवाल आपका बहुत जवाब इसका लंबा होगा। इसमें आपने शुरू करना है पेज नंबर 10 से, बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। उसमें आपके पॉइंट्स आएंगे, क्लोनिंग क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक कैसे होती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, उसके बाद इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट IDM, फिर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये सारा हमारा एक पूरा लेक्चर था पास्चराइजेशन तक। इसके बाद आपने लिखना है प्रिवेंटिव मेजर, मतलब उसके अगला जो लेक्चर था वो भी इसमें आ जाएगा। इसके अंदर आपने एड्स की और हेपेटाइटिस की एग्जांपल डिस्कस की थी। उसके बाद आपका इसी के साथ एक छोटा सा हेडिंग थी हमारी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में, वो भी इसी में आ जाएगी। उसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट, इसमें आपने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का आपने पढ़ा था, और जीन थेरेपी का आपने पढ़ा था, और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट यहाँ भी आया था, और क्लोनिंग आया था। तो क्लोनिंग के आखिर तक आप इसको लिखेंगे, शॉर्ट आपने सिर्फ हेडिंग लिखनी है और उसकी डेफिनेशन लिखते हुए जाना है। तो फिर आपका ये सवाल पेज नंबर 10 से शुरू होगा और 13 के दरमियान में आके प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से ऊपर खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो अगर आपको कहीं भी इसमें कोई मसला हो तो आप उस लेक्चर को ओपन करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अब अगले चैप्टर में हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।